हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रीस्टार्ट 2.0 फिजिक्स के अंदर हम यहाँ पर मैग्नेटिज्म आपके लिए लेकर आ गए। मैं रोहित मालव फिजिक्स फैकल्टी आपके लिए यहाँ पर आए हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है पढ़ाते हुए, आप जानते भी हैं इस चैनल पे, आप काफ़ी टाइम से बने हुए भी हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो 2025 जेईई मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये 2025 के हम बात कर सकते हैं जनवरी के अटेम्प्ट में भी काफ़ी क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और भी बेहतरीन हो जाएगी अगर आप इस चैनल से हमसे जुड़े रहेंगे, राइट? ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट और एसी वाला पार्ट, ठीक है? तो मैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड आता है, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, करंट का जो इफेक्ट है वो हमको देखना होता है। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होता है, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा होता है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जनरेट कौन करता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सर वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है? प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सोर्सेज, जिसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर एक नेचुरल ऑब्जेक्ट देखें तो नेचुरल ऑब्जेक्ट कौन है सर? मैग्नेट, ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं पहला क्या है आपका? मैग्नेट, ठीक? मैग्नेट के अंदर हमको कहीं ना कहीं पे बचपन से पता होता है कि भाई ठीक है, इधर की तरफ नॉर्थ पोल, इधर की तरफ साउथ पोल होता है और हम बोल सकते हैं कि साउथ पोल से लाइन जो है इधर की तरफ आती हैं और इधर की तरफ जाती हैं। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है? तो ये क्लोज लूप इस तरीके से रहता है। ऐसा कुछ हमने कहीं ना कहीं पर बचपन में भी देखा होता है और आपको ये चीज़ पता है। अंदर की तरफ देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, बाहर की तरफ देखें तो नॉर्थ से साउथ होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड नेचुरली प्रोड्यूस करता है। इट इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है? इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हैं, ठीक है? ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल, ओके? तो ये हो गया आपका मैग्नेट वाला पार्ट, ठीक है? दूसरा सर और कौन कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड? तो मूविंग चार्ज जो है वो मूविंग चार्ज आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मूविंग चार्ज, स्टेशनरी चार्ज तो क्या करता है सर? स्टेशनरी चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन जो मूविंग चार्ज है जिसके पास एक वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक मूविंग चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है? इसके पास कोई भी आप किसी पोजीशन पर आर वेक्टर देख लेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके फॉर्मूले भी देखेंगे अपन, ठीक है? नीड नॉट टू वरी। और तीसरा सर, क्या मूविंग चार्ज जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं एक कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाता हूं तो उसमें उसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यस? तो हम यहां पर बोल सकते हैं बाय द करंट कैरिंग वायर, बाय द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन सोर्सेस आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे सिलेबस के अंदर है सर। एक वो वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी होता है, ठीक है? उसकी वजह से भी आपका मैग्नेटिक फील्ड में बोल सकते हैं प्रोडक्शन होता है। बेटा वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हम शुरुआत में ये देखने वाले हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? तो शुरुआत से ही चालू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक? मैग्नेट के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इट विल एक्ट लाइक अ डाइपोल, ठीक? यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर अगर साउथ पोल है, तो साउथ पोल पर जो आपकी मैग्नेटिक पोलैरिटी होती है उसको -m से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है? जो आपका नॉर्थ पोल पर होता है उसको हम +m से इमेजिन करते हैं, जैसे कि +u और -u करते थे डाइपोल के अंदर, राइट? और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी लेंथ इसके अंदर रहेगी, इसमें एक, जैसे हम बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखा था P वेक्टर, यहाँ M वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम इसको भी बोल सकते हैं। उसकी वैल्यू बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि वहां पर होती है, जैसे वो Q इंटू L होता है, राइट? यहाँ पर आपका ये M इंटू L होता है। M को हम पोल स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, ओके? इसको पोल स्ट्रेंथ बोल देते हैं, ठीक है भाई साहब? ऐसा होता होगा। और ये L क्या है सर? इन दोनों के बीच की दूरी है। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन होगा आपका -m से लेके +m की तरफ। ये हो जाएगा आपका कैपिटल M वेक्टर, ठीक है भाई साहब? क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है उस मैग्नेटिज्म वाले पार्ट के अंदर
ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, भैया वो इधर मोशन भी आना चाहिए, ऐसा कुछ होता है ना? अच्छा, वो एडिटिंग में लगा देंगे। अच्छा ठीक, ओके। सो वी कंटिन्यू, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना होगा। राइट, मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो पी वेक्टर आपका यहाँ पर जनरेट करता है, वो किस तरीके से जनरेट करता है सर? इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp/r³। ठीक है भाई साहब। और इसके जो इक्वेटोरियल एक्सिस है उस पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है आपका -kp/r³। जैसा माइनस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उसका डायरेक्शन रिवर्स होता है, केवल और केवल वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। क्या इसी तरीके की हरकत आपकी मैग्नेट करती है क्या? हाँ, इसी तरीके की हरकत आपकी मैग्नेट भी करती है। तो मैग्नेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? कैपिटल एम वेक्टर। इसके सेंटर से अगर मैं r दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जिसको b से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आप 2 लिख लो। k की जगह पर एक नया कांस्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है और वो होता है आपका μ0/4π। ठीक है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। p वेक्टर की जगह पर हो जाता है m वेक्टर और नीचे की तरफ हो जाता है r, यानी कि कंप्लीटली एनालॉगस है। एनालॉगस मतलब एक जैसे, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम इसके परपेंडिकुलर में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड m वेक्टर के अपोजिट होगा और वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ओके, k की जगह पर सर फिर से कांस्टेंट μ0/4π। p वेक्टर की जगह पर क्या हो जाएगा? m वेक्टर और नीचे की तरफ हो जाएगा आपका r³। ठीक, माइनस m वेक्टर मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वगैरह भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होंगे, बिल्कुल सही। ठीक, तो चलिए हम ये पूरा का पूरा डाइपोल वाला पार्ट ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे पढ़ा था हमने उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा काम हो गया। अगर हम यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल पोटेंशियल के बारे में बात कर लें तो वो भी वैसा ही होगा जैसे कि हमने पी वेक्टर इलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है सर? यहाँ पर आ जाता है आपका kp/r²। राइट, इधर की तरफ कितना हो जाता है सर? वो तो हो जाता है 0। अब बस k को क्या करना है? इस k को हमको μ0/4π लिखना है। p की जगह पर हम यहाँ पर m का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और नीचे की तरफ आपका हो जाएगा r²। ठीक है सर, पोटेंशियल वाली बात भी हो गई और यहाँ पर तो आपका पोटेंशियल 0 ही है। बस इस p वेक्टर की जगह पर हमको क्या करना है? हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको प्लेस करना है, वो कर दिया हमने। ठीक, अगर किसी एंगल थीटा पे बात करनी होती है तो हमको ये पता है कि वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो आपका k इंटू पी वेक्टर r वेक्टर अपॉन r³ जैसा होता है। तो बस p वेक्टर की जगह m वेक्टर लिख देंगे और k की जगह पर μ0/4π। तो हम k जिसको हम 1/4π एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये जो है आपके μ0/4π से रिप्लेस हो जाता है। ठीक, k की वैल्यू तो 9 × 10⁻⁹ होती है, μ0/4π की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻7 होती है। ठीक, μ0 को जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपका परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, ये हमको पता है ना, μ0 जो है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सर अगर कोई और यहाँ पर मीडियम आ जाएगा तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है वैसे ही μ0 इंटू μr हो जाएगा और μr को हम रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम बोल देंगे। नॉट अ वेरी बिग डील, इनसे क्वेश्चन थोड़े से कम ही बनते हैं। तुरंत आगे बढ़ते हैं। सर वहाँ पर हमने डाइपोल में ये भी देखा था कि कुछ टॉर्क वगैरह की बात है, पोटेंशियल एनर्जी की बात है। बिल्कुल, तो चलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के बारे में अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के बारे में बात करें तो क्या होता था सर? वो कोई p वेक्टर होता था और कोई e वेक्टर होता था, इनके बीच में कोई एंगल होगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती थी -p वेक्टर डॉट e वेक्टर। राइट, उसी तरीके से अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर मैग्नेट है उसका डाइपोल मोमेंट क्या है? m वेक्टर है और कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये चीज ध्यान रखना, ये उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है
वो हम माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर से लिख सकते हैं। ठीक है भाई साहब, ये भी हमारा रिवाइज हो गया, बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो रहा है एकदम शानदार तरीके से। मैग्नेट की पूरी एक लाइन के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और कमेंट में भी बताओ अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी बताओ। ठीक, चलिए बताइए। और सर क्या था सर, टॉर्क के बारे में बात होती थी। ओके भाई साहब, तो हम ये बोलेंगे कि जो पी वेक्टर होता था, जो हमारा डाइपोल होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनके बीच में कोई एंगल थीटा होता था, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती थी सब, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होती थी। ठीक है, इसमें हमने ये भी बोला था कि पी वेक्टर की टेंडेंसी होती है ई वेक्टर की तरफ घूमने की। उसी तरीके से अगर हम कोई एम वेक्टर यानी कि एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसा कुछ ले लेते हैं, जो कि आपके मैग्नेट का तो हो ही सकता है, आगे चल के आपको पता लगेगा एक लूप जो होता है, एक कंडक्टिंग लूप जिसके अंदर करंट जा रहा होता है, उसके लिए भी एम वेक्टर डिफाइन होता है, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। और कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मौजूद है क्या, उसकी वजह से इस पे टॉर्क लग सकता है। हाँ, और उस टॉर्क की वैल्यू हो जाती है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप ये देख सकते हो, पी वेक्टर की जगह पर हम एम वेक्टर रिप्लेस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डाइपोल प्लेस होता है तो उसके ऊपर टॉर्क की कंडीशन कुछ ऐसे होती है। ठीक है सर, मैग्नेट की तो पूरी चीज हमने यहाँ पर बात कर ली। सर एक मूविंग चार्ज भी आपने बोला था कि वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो एक मूविंग चार्ज, ठीक, मूविंग चार्ज क्या है, मान लेते हैं कि ये Q है, इधर की तरफ किसी इंस्टेंट पर V वेक्टर है, यहां पर उसके पास R वेक्टर है, इस पॉइंट पर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये सेल्फ वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बात है तो वो हो जाता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, ऐसा कुछ करके। ठीक, तो V क्रॉस आर से अगर हम बात करें तो V क्रॉस आर से अंदर की तरफ यानी कि डायरेक्शन जो है वो V क्रॉस आर से हमको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर V और R के बीच में कोई एंगल डिफाइन कर देता हूँ, लेट सपोज कोई थीटा एंगल डिफाइन कर देते हैं, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर वो साइन थीटा क्रिएट हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज अपन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू V क्रॉस आर में R से R कैंसिल हो जाएगा, ये कि V हो जाएगा, इधर की तरफ साइन थीटा हो जाएगा और नीचे की तरफ R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, यही अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टिंग वायर में चल रहा होगा तो बायो सवार्थ का एक नियम होता है, बायो सेवर्ट लॉ भी बोल देते हैं काफी लोग उसको, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हम यहाँ पर करना सीखेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि एक चार्ज पार्टिकल जो मूव करता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो हम V क्रॉस R से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या ये V क्रॉस R के अपोजिट साइन वाला ले लेगा। सर ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है कि अगर यहाँ पर माइनस साइन हुआ तो B वेक्टर विल बी अपोजिट टू दी V क्रॉस R वेक्टर। ये भी चीज थोड़ी सी कम ही पूछी जाती है आपके जो जेई मेंस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है सब, बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये है अपना तीसरा सेगमेंट। पहला तो सर अपना था ये मैग्नेट, ठीक, दूसरा था अपना मूविंग चार्ज, तीसरा जो है हम यहां पर बात कर रहे हैं वो है करंट कैरिंग वायर। ओके, तो एक करंट कैरिंग वायर जिसके हम मान लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसमें एक छोटा सा वेक्टर डिफाइन किया जाता है जिसको DL वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर से ले या कहीं से भी ले, आपकी जो दूरी है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो लेट सपोज यहीं से ले लिया, किसी पोजीशन पर किसी R वेक्टर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो क्योंकि ये छोटा सा है तो उसका एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर मान सकते हैं कि उसने प्रोड्यूस किया। ये देखा गया है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू DL वेक्टर। ठीक है, आप I और DL अलग अलग भी कर सकते हैं। ये देखा गया है कि इनके बीच का जो आपका एंगल है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अपन वेक्टर हटा देते हैं, बाद में वेक्टर लगा देंगे। ओके ओके, नाउ ये जो आपका R होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, और जो थीटा होता है उसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। कुछ इस तरीके से देखने को मिला। जैसे ही हम यहाँ पर, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ भी है, ठीक, जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो DB की वैल्यू इक्वल टू करने पर एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अब तक तो बहुत ही फेमस हो चुका है, आप समझ गए होंगे।
ओके, फिर उसके बाद कितना होगा सर, आई होगा, डीएल होगा, इधर की तरफ साइन थीटा होगा और नीचे की तरफ क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, ओके। फिर इसके बाद अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको ये क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के फॉर्मेट में पहले लिखना चाहिए, फिर डी बी वेक्टर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो सर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर की तरफ आई, इधर की तरफ डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब जैसा लिखा जाता है। दिस इज नोन एज दी बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायट भी बोल सकते हो, टी वैसे साइलेंट होता है उसका, लेकिन बायट-सेवर्ट लॉ ऐसा हम इसको बोल पाएंगे। ठीक है भाई साहब, ओके, दिल में उतार लो, मन में उतार लो। चलो फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्या था बायो-सेवर्ट लॉ, सब म्यू नॉट अपॉन 4 पे एक कांस्टेंट आता है, इसमें ऊपर आई भी है और कुछ डीएल करके था, ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो डीएल क्रॉस आर है और नीचे की तरफ आर क्यूब है। हालांकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, नीचे की तरफ आर क्यूब है तो सर क्या मैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिख दूं, नहीं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही है। यहाँ पर ऊपर भी आर है, इसलिए जब उसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो एक आर से आर कैंसिल हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है कि इट ऑल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे कि कूलम्स लॉ फॉलो करता है। ठीक, ठीक है सर, कहां पर अप्लाई करेंगे, देखो एक स्ट्रेट वायर होगा, एक बहुत ही ज्यादा लंबा वायर हो, सर्कुलर वायर हो, मतलब कि एक रिंग हो, ठीक है, उसके अंदर करंट जा रहा हो, राइट, उसके एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन सब के बारे में हम यहां पर जानकारी हासिल कर सकते हैं बायो-सेवर्ट नियम के मदद से। ठीक, तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ के अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं। डन, चलिए, तो पहला जो होता है वो होता है आपका एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट जा रहा हो और वो फाइनाइट भी हो। ठीक, यहां से लेकर यहां तक, ये ए से लेकर बी हो, यहां पर किसी पॉइंट पर उसके सामने आर परपेंडिकुलर दूरी पर कोई पी पॉइंट हो और यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। इधर की तरफ आपका करंट है, क्या उधर की तरफ ही आपके डीएल वेक्टर होंगे, हाँ, डीएल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में लेना होता है। अगर मैं डीएल क्रॉस आर करता हूँ तो अंदर की तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कितना होता है बेटा, यहाँ पर ना इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इसकी कोई फाइनाइट लेंथ दे रखी होगी और हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। बाद में इंटीग्रेशन किस पर बेस्ड आ जाता है कि ये वाला एंगल अगर θ1 है और अगर ये नीचे वाला एंगल कितना बना रहा है θ2, नीचे की तरफ एंगल हुआ तो उसको प्लस में लेना है, ऊपर की तरफ एंगल हुआ तो भी प्लस में लेना है। इस तरीके से यहाँ पर बनता है। ये आपका क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है। तो फिर कब पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है वो रुक जाना थोड़ी देर, इसका फॉर्मूला देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहां से जो परपेंडिकुलर दूरी है वो r, इधर की तरफ i, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला आ जाता है। डायरेक्शन कैसे देखना है, डायरेक्शन आपको देखना है i क्रॉस r, काफी लोग बोलते हैं, वैसे तो वो आपका dl क्रॉस r होता है, लेकिन i की दिशा में वेक्टर मानते हुए i क्रॉस r भी याद कर लेते हो तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है भाई साहब, ओके, ये वाली चीज हमको समझ में आ गई। θ1 और θ2 को दोनों को पॉजिटिव मानना है। ध्यान से सुनना, जब ऊपर भी एक ट्राइंगल बन रहा हो और नीचे भी एक ट्राइंगल बन रहा हो, यानी कि ये 30 डिग्री है और ये मान लेते हैं 45 डिग्री है, तो प्लस में लेना है। माइनस में कब लेना है, तो अगर मैं आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम बना देता हूँ, जैसे कि उसके सामने जो P था वो जस्ट उसके सामने नहीं था वायर के, यहाँ पर था वायर A का एंड और यहाँ पर B एंड, उसके सामने नहीं है, कहीं और दे दिया हमको, तो सर उसके ऊपर परपेंडिकुलर दूरी कैसे देखेंगे, हाँ बस इसको थोड़ा सा डैश डैश करके यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। अब हम जब A को ज्वाइन करेंगे तो सर A जो वाला पार्ट था वो तो नीचे आ रहा था, अब वो ऊपर आ रहा है, बस इसीलिए जो θ2 है ना इसको नेगेटिव में लेंगे। अच्छा, B वाले को हम पॉजिटिव में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सर वो तो अभी भी ऊपर की तरफ ही आ रहा है। मैं आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। A पॉइंट नीचे है,
नीचे की तरफ अगर आपका ट्राइंगल बना तो θ2 पॉजिटिव लेना है, ऊपर की तरफ बी वाला ट्राइंगल बना तो ऊपर की तरफ θ1 को भी पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा कोई डायग्राम बना दिया कि ए और बी दोनों के दोनों एक ही साइड पर हैं, तो आपका ये वाला जो एंगल जो नीचे होना चाहिए था अभी वो ऊपर है, तो उसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है, और जो ये वाला एंगल है वो तो अभी ऊपर ही है और पहले भी ऊपर था बी पॉइंट, तो हम बोलेंगे कि वो θ1 तो आप प्लस में ही लिखेंगे, राइट। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर θ1 की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पर 45 डिग्री लिख देंगे। ओके, अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो बड़ा वाला एंगल है, डेटा चेंज कर लेते हैं, ये 60 डिग्री है तो उसको +60 में ही लिखेंगे, लेकिन इससे नीचे ये ए पॉइंट होना चाहिए, अभी वो ऊपर है, तो हम इसमें अगर ये 45 डिग्री है तो -45 डिग्री हमको साइन थीटा में पुट करना पड़ेगा, तो साइन ऑफ -45 इज -sin45 डिग्री -1/√2 हमको पुट करना पड़ेगा। चलिए, तो इसके इस क्वेश्चन पर बेस कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा सा रेयर ही सिनेरियो है, लेकिन आज तक तो जेईई मेंस से पूछा नहीं, पूछ लिया जाएगा, उसके लिए भी अपन तैयार हैं। कैसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आपके पूछे जाते हैं कि ये हमको दे देते हैं, मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हमको दे रखा है और इस लूप के अंदर यहां पर आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई साहब, और इसकी साइड हमको ए दे दी है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, साइड हमको ए दे दिया है, हमको बोल दिया है कि इसके सेंट्रोइड वाले पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर बताओ। सर, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर होगा, इसकी वजह से भी अंदर होगा और इसकी वजह से भी अंदर की तरफ होगा, तो एक का निकाल देते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो जो बी टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ बी ऑफ द सिंगल वायर, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द बी ऑफ द सिंगल वायर। सिंगल वायर की वजह से कैसे होगा सर, यहां से ना परपेंडिकुलर मार देंगे, वो दूरी कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे, तो ये वो बी और ए वाले पॉइंट हो गए। और अगर ध्यान से देखें तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, इस परपेंडिकुलर से इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, सो दोनों के दोनों एंगल पॉजिटिव लेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है 30 डिग्री हो जाएगा, पर वो यूज नहीं करना, ये यूज करना है, ये भी 60 और वो भी 60 बनेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कितना है, μ0I/4π और बीच की दूरी, और यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री, वो भी √3/2 और दूसरा भी √3/2। बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। इस आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो आपकी आर की वैल्यू है, ये जो आपकी परपेंडिकुलर वैल्यू है, देखो इस ट्राइंगल के अंदर बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है सर, a/2, 1060 डिग्री इज a/2/r, है ना। तो 1060 डिग्री हो गया आपका a/2/r, a/2r, इसकी वैल्यू हम √3 रख देंगे और फिर r की वैल्यू हम a/2√3 निकाल देंगे, ठीक है। ठीक है सर, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि तीनों के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, अगर किसी का भी एक का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता तो फिर आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक स्क्वायर वाला भी आ सकता है, ठीक है ना, ये भी आता है काफी बार। एक स्क्वायर है, उसके अंदर आपका करंट जो है फ्लो कर रहा है I के बराबर। यहां पर इधर सेंटर पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। केवल एक की वजह से निकाल देंगे, और सर वो तो एंगल भी बड़े आसान है, 45 और ये बीचों बीच वाला जो होगा सर, ये a/2 कर दूंगा अगर साइड ए है तो, और उसके लिए फॉर्मूला लगा दूंगा μ0I/4πr। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, sin 45 पुट कर देंगे, ठीक है सर, यही आंसर नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करना, इसकी वजह से भी अंदर आएगा, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, ठीक। तो यहाँ पर आपका फिर से बी टोटल अगर निकालना होगा तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी ड्यू टू दी सिंगल साइड वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी μ0I/4πr, r की जगह पर a/2 और यहाँ पर 1/√2 + 1/√2, जिसको हम √2 लिख देंगे, फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा। काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे संभाल लेंगे, फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, ठीक है सब, ओके। और किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो जो आपका स्ट्रेट वायर होता है ना,
उसमें सामने वाला तो पॉइंट अपन ने निकाल लिया कि सामने वाले पॉइंट पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। अगर कभी इस लाइन के अंदर यहाँ पर जो भी उसके अंदर वायर की जो लेंथ है उसमें कहीं पे कोई पॉइंट दे दिया तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पॉइंट के लिए मान लेते हैं पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये जो आपका आर वेक्टर है, कोई भी आपने छोटे डीएल वेक्टर से आर वेक्टर लिया, वहां पर आर वेक्टर और जो डीएल वेक्टर है वो तो सेम डायरेक्शन में है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। अगर मैं उसे एक छोटा सा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद हो गया ना ये बायो सेवर्ट लॉ, इसकी वैल्यू 0 होते ही उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा। उसी तरीके से और भी जो छोटे छोटे आपके एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। सर इधर की तरफ कोई क्यू पॉइंट ले लें तो उसके ऊपर भी हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ जब आर वेक्टर लोगे तो उसके बीच में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री बनेगी। बच्चा जानता है कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 ही होती है। तो ये चीज हमने सर समझ ली है। सामने कुछ पॉइंट्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेकिन उस लाइन के अलोंग कुछ भी पॉइंट्स ले लेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। याद रख लेंगे? ठीक। अगर हम इनफाइनाइट वायर ले लें, ठीक है, इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर ले लें तो इसका एक फॉर्मूला है, फटाफट से याद कर लेते हैं। इन्फिनाइट का मतलब है कि सर लंबा ज़्यादा है, सामने जो आर दूरी है वो कम है। तो अगर हम इसको इधर की तरफ थोड़ा काफ़ी लंबा मान लेते हैं इस पॉइंट पर, तो आपके ये ऊपर वाला एंगल थीटा की वैल्यू 90, इसकी भी 90। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और इधर की तरफ साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 + 1, जो कि 2 से कटेगा और आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। डायरेक्शन कैसे होगा सर? आई इधर की तरफ होगा तो आई क्रॉस आर से अंदर, यहाँ पर अंदर होगा। अगर मैं यहाँ पर आर ले लेता हूँ तो इधर कितना होगा सर? आई क्रॉस आर से बाहर की तरफ, तो यहाँ पर बाहर। तो कई बार ना ऐसा ऐसा डॉट डॉट सा बना हुआ होता है, ठीक है, और ऐसा क्रॉस क्रॉस सा बना होता है। तो क्रॉस क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन है, इनवर्ड्स, और ये है आपका आउट ऑफ द प्लेन यानी कि आउटवर्ड्स। ठीक है साहब, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सर्कुलर आती हैं, ठीक है, इस तरह से यहां पर ऐसा। सो यहां पर ऊपर बनाएंगे तो ऊपर भी आपके सर्कुलर लाइंस ही यहां पर बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लगातार हर दिशा में, अगर आर आर वेक्टर चेंज करते जाएंगे, जैसे कि आई क्रॉस आर इधर आ गया, आई क्रॉस आर इधर आ गया, आई क्रॉस आर इधर आ गया, है ना, तो आप देख रहे हो कि अंगूठा जो है वो मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपके इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होते हैं। सही, इनफाइनाइट वाले में होता है कि फाइनाइट वाले में भी आपका सर्कुलर होता है? बेटा फाइनाइट वाले में भी सर्कुलर होता है, ये याद रख लेना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर फॉर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, अब वो स्ट्रेट वायर आपका फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, क्योंकि ये भी फाइनाइट ही है, बस एल की वैल्यू क्या कर देते हैं, काफी ज्यादा कर देते हैं आर के कंपैरिजन। ठीक है भाई साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड हम समझ गए। सब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाले और कौन से एलिमेंट्स हैं? तो आपका है लूप, ठीक है, करंट कैरिंग लूप, उसमें करंट आई जा रहा है। तो अगर कोई आपका लूप है और वो भी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सर्कुलर लूप है, तो इसके अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है सर। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है उसको। अगर इसकी रेडियस आर है, करंट आई है, तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर नहीं होता है। जो अभी अभी हमने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर पढ़ा है ना, वो नहीं लगाना है यहाँ पर। इधर की तरफ पाई नहीं आएगा, इधर की तरफ आएगा कैपिटल आर। कैपिटल आर यहाँ पर है रेडियस, और वहां पर हम बोल सकते हैं कि वो रेडियस नहीं, वो तो सब दूरी थी, आपके वायर से परपेंडिकुलर दूरी थी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूले का ध्यान रखना, नीचे पाई नहीं आता है, काफी लोग गलती करते हैं इसमें, नीचे की तरफ पाई नहीं आता। अगर सर ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हुए, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन में ही हो,
और n नंबर ऑफ टर्न्स हुए, तो बेटा इसको ना n से मल्टीप्लाई कर दो आप, सिंपल सी बात है, क्योंकि सबका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें इस तरह से लिया जाता है, ये ऐसा, ठीक है। हालांकि डीएल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो आपके हाथ है ना, उसको ऐसे कर्ल कर लो, तो अंगूठा जो जिस डायरेक्शन में होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये लूप भी बाहर, फिर दूसरा लूप भी बाहर, फिर तीसरा लूप भी बाहर। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, कहां पर है, ये है एट दी सेंटर, ठीक है साहब, ओके, समझ में आ गया। और एक्सिस पर क्या होता है, तो एक आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें, मान लेते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये पीछे की तरफ वाली है, ये वाली लाइन जो ये आगे की तरफ वाली है, तो ये पीछे से घूमकर इधर की तरफ जब आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक्सिस के ऊपर। तो अगर एक्सिस पर आपकी दूरी कितनी होती है, एक्स, बायो-सेवर्ट लॉ से ही प्रूव होता है, बस आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, आई है, कैपिटल आर रेडियस है, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इस तरीके से बनता है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 0 कर दूं तो सर, अगर मैं x की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, तो ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, करके देखो। जैसे 0 करोगे आर स्क्वायर की वैल्यू में 3/2 में 2 से 2 जाएगा, आर क्यूब बनेगा, ऊपर वाले आर स्क्वायर से नीचे आर रह जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस तरह से होती हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल मैग्नेट की तरह होती है, ठीक है, यानी कि एक जगह से तो जाने वाली और फिर घूम कर वापस से आने वाली, यहां से एंटर कर रही है। सर ये बिल्कुल अभी शुरुआत में जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर आपने बताया था कि मैग्नेट की लाइंस भी ऐसी होती है। यस बेटा, इसी को ही मैग्नेट से भी कंपैरिजन करते हैं, इट इज गिवन इन द सिलेबस ऑल्सो, मतलब पूरी की पूरी लाइन ऐसी लिखी हुई है कि कंपैरिजन ऑफ द लूप, करंट कैरिंग लूप विद द मैग्नेट, ठीक है, विद द मैग्नेटिक डाइपोल, तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। किस तरह से करेगा सर, वो अभी अपन यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हमको याद रख लेना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम आ जाते हैं कंपैरिजन पे, ठीक है भाई साहब, हमको कंपैरिजन करना है किसके अंदर, आपका लूप जो कि सर्कुलर लूप है, ओके, और आपका ये मैग्नेटिक डाइपोल, ये बिल्कुल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। हम ये बोल सकते हैं कि इसमें भी जैसे कि यहां से इधर की तरफ, अंदर की तरफ, साउथ से नॉर्थ पोल ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही थी, राइट, तो नॉर्थ से बाहर निकलते हुए होती है और साउथ से एंटर करते हुए होती है, तो इस तरह से मान सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल है और इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा साउथ से लेके नॉर्थ के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया था एक्सिस के ऊपर, सर एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अगर एम वेक्टर के हिसाब से देखें और डाइपोल के हिसाब से देखें तो उसका आंसर होता है 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, 2, ठीक है, के की जगह पर p इंटू एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब वो आर क्यूब की जगह पर अपन क्या लिख देते हैं, एक्स क्यूब लिख देते हैं। और आपको ये पता होगा कि सर जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं उनकी जो दूरी होती है वो हम ज़्यादा रखते हैं। तो अभी एक फॉर्मूला गया था और वो कौन सा फॉर्मूला था सर, वो था म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम इसमें कैपिटल आर की वैल्यू कम रखते हैं और एक्स की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, ये वाली जो दूरी है वो ज़्यादा रखते हैं कैपिटल आर की वैल्यू से, तो नीचे जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसमें एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा, और अगर हम एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक। अब देखो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल मैच कर रही है कि नीचे एक्स क्यूब आएगा, नीचे एक्स क्यूब आएगा, इधर की तरफ यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। चलो इसको पूरा देख लेते हैं, ये कितना होगा सर, ये म्यू नॉट होगा, नीचे की तरफ होगा 2 पाई एक्स क्यूब और ये होगा कैपिटल एम। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके बराबर कर दें तो हमारे कैपिटल एम का आंसर क्या आएगा सर, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो कैपिटल एम का आंसर आता है आई इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम सर्कुलर लूप के लिए तो प्रूव कर पा रहे हैं कि आई इंटू एन इंटू, और ये क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर कोई और लूप दिया हो, जैसे कि सर स्क्वायर लूप दिया हो, ट्रायंगुलर लूप दिया हो,
कोई भी टेढ़ा मेढ़ा लूप दिया हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे रख दोगे तो आपको m की वैल्यू i इंटू एन इंटू ए से रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखना है। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, I इंटू एन इंटू ए, वेयर n आर द नंबर ऑफ द टर्न्स, I इज द करंट फ्लोइंग एंड A इज द एरिया ऑफ द लूप क्रॉस सेक्शन एरिया। सर ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी हम एक एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं और वो लूप के परपेंडिकुलर होता है। अगर लूप ऐसा है तो उसके एरिया जो होगा उसके एक क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर माना जाएगा। लूप अगर ऐसा है तो उसमें ए वेक्टर ऐसे माना जाएगा जो कि उसके परपेंडिकुलर हो। ए वेक्टर का डायरेक्शन से परपेंडिकुलर में इधर लें या इधर लें, वो एक्चुअली करंट के ही डायरेक्शन के हिसाब से मान लिया जाता है। जैसे कि मैंने इसको ऐसा बनाया, यहां से ऐसे जाने वाला है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरह से, ये वाला ए वेक्टर। सर अगर ये करंट यूं ऐसा फ्लो करवा देते हैं, ऐसा फ्लो करवा देते, तो फिर ऐसे करके अपन ए वेक्टर को इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे फ्लो करवाया। सर ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होता है कई बार कि ये आ रहा है मेरी तरफ कि ये पीछे से जा रहा है। असल में ना डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। जेई मेंस वालों को पता नहीं कि वो करेंगे नहीं, लेकिन डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। डैश का मतलब कि ये वाला, ऐसे जो भी डैश वाला पार्ट है वो आपसे दूर वाला पार्ट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस तरह से दिया हुआ, यानी कि दूर वाले पार्ट में ऊपर जाना है और पास वाले पार्ट में इधर आना है। अब ठीक है सर, अब बेटर है। अब ये ए वेक्टर अगर मैं आपको इस तरह से बोल देता ऐसा और यही एरो बना देता, तो सर ये जो डैश वाला पार्ट है ये तो दूर वाला पार्ट है, मतलब कि ये जो लूप बन रहा है इसमें सॉलिड वाला पार्ट मेरी तरफ है, तो मेरी तरफ वाला पार्ट तो ऊपर जा रहा है और वो पीछे वाला पार्ट नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो अब वेक्टर ए वेक्टर इधर की तरफ होगा और उसी डायरेक्शन में ही एम वेक्टर होता है, ठीक है। एम वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। क्या सर यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी जो हमने डाइपोल के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए लिखी थी और जो हमने टॉर्क लिखा था कि वो दोनों चीज यहाँ पे लगा सकते हैं? बिल्कुल सही लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और आपके टॉर्क वाली वैल्यू बड़ी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिफाइंड होती है मैग्नेटिक वाली? सर वो तो माइनस पी डॉट ई की जगह पर हम यहाँ पर बस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लेते हैं, राइट। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर वो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाए, डन। इसको आप माइनस एम बी कॉस थीटा लिख देना, इसको आप लिख देना एम बी साइन थीटा। एम की जगह पर क्या पुट करना है? सर अगर हमको एक लूप दे रखा होगा तो एम की जगह पर हमको आई इंटू एन इंटू ए। अब कई बार बी को पीछे लिखने की जगह पर अगर आगे लिख देते हैं ना, तो थोड़ा सा एक फनी सा यहां पर बोल सकते हैं फॉर्मूला बन जाता है, दैट टॉर्क इज इक्वल टू बिना साइन थीटा। साइन थीटा है वहां, लेकिन बिना साइन थीटा जैसा यहां पर ऐसा लग रहा है, ठीक। चलिए अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री लिख दें, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिख दें तो टॉर्क की वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो जाएगी बी इंटू आई इंटू एन इंटू ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री होगी तो आपके टॉर्क की वैल्यू कितनी आने वाली है? सर वो 0 आ जाएगी, ठीक है साहब। अच्छा, इसी प्रिंसिपल पर ही बेस्ड आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो गैल्वेनोमीटर इस पर काम करता है। गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, जैसे ही करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर जो आपका लूप होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर एक लूप बनता है, उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, उसमें भी करंट फ्लो कर रहा होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, आपके मैग्नेट्स उसमें रखे हुए होते हैं, वो आपके प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो वो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको ना स्प्रिंग बैलेंस करती है। और स्प्रिंग का जो टॉर्क है, आई थिंक आपको ये पता होगा कि सर जो स्प्रिंग का टॉर्क होता है वो हम टॉर्जनल कांस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सी थीटा जैसा यहाँ पर होता है। अब देखो आप, साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा होगी तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये जो टॉर्जनल कांस्टेंट है ये बी आई एन ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बाय कंपैरिजन। टॉर्जनल कांस्टेंट इन गैल्वेनोमीटर। बस हम कुछ क्वेश्चंस अभी करने ही वाले हैं, कम से कम हमको ये जरूर रिवाइज कर लेनी चाहिए कि थ्योरी वगैरह में सब क्या चल रहा है ना। चलिए, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाती है? सर बी इंटू आई इंटू एन इंटू ए, ठीक है, ऐसा हो जाता है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं या फिर ये दे देते हैं, ये दे देते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रख लेना।
ओके डन। चलिए भाई ठीक। और हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अब कुछ क्वेश्चंस कर लें। सर एक एम्पियर सर्किटल लॉ भी हमने सुना है कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने में यूज होता है, चलो उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। ठीक, एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि आप कोई भी लूप बनाइए, ठीक है, इमेजिनरी भी हो रियल भी हो, कोई भी लूप हो, इसके अलोंग चलिए। ठीक है भाई, इसके अलोंग चलेंगे, और जब आप इसके अलोंग चलेंगे तो उसके अंदर कोई छोटे छोटे वेक्टर लेने पड़ेंगे। डी आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, डीएल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इस लूप से कोई आपका करंट वायर पास होता है, उसके अंदर कोई करंट होता है, तो इस पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल की वैल्यू बिल्कुल एकदम गॉस लॉ की याद आ जाएगी आप, लेकिन गॉस लॉ के अंदर सरफेस इंटीग्रल था और इसके अंदर ये एक लाइन इंटीग्रल बोला जाता है, क्योंकि ये एक लाइन में चल रहे हैं, एक सरफेस नहीं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लाइन इंटीग्रल। ये हो जाता है आपका म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। ठीक है, म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई हो जाता है। समेशन ऑफ आई इनसाइड वाला, अंदर वाला, यानी कि बाहर से अगर कोई करंट जा रहा होगा आई डैश, उसको यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जरूर यहां पर टोटल जनरेट होगा, लेकिन जैसे गॉस लॉ में देखा था उसमें क्यू इन यूज होता है इसके अंदर एक्सक्यूज मी, जैसे कि गॉस लॉ में देखा था कि उसके अंदर क्यू इन यूज होता है, इसके अंदर आई इन यूज होता है। बाहर वाले करंट की वजह से अंदर की तरफ इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बी में तो कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये बी वेक्टर दोनों की वजह से है, जितने भी वायर्स होंगे जिसमें करंट जा रहा होगा उनकी वजह से है, लेकिन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल होगा वो केवल अंदर की वजह से है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। सर इससे फायदा क्या है, देखो ये तो एक लॉ है, और इससे फायदा ये भी है कि जो आपका इन्फिनाइट वायर था ना उसका प्रूफ किया जा सकता है, और कोई सोलेनॉइड्स होते हैं उनका प्रूफ किया जाता है इससे। ठीक है, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक, तो हम तो डायरेक्टली बस ये ध्यान रख लेते हैं कि एक वायर की वजह से जब हम यहाँ पर आर दूरी पर जाते हैं, यहाँ पर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा मैग्नीट्यूड के अंदर, तो जब आप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल करोगे तो उसको आप बी इंटू टू पाई आर जैसा लिख सकते हो। हाँ, ये जो डी एल वैक्टर है जब हम बी डॉट डी एल करते हैं तो ये बी इंटू डी एल इंटू साइन 0 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही मूव कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। फिर हम बी को बाहर ले लेते हैं, ये इंटीग्रेशन डीएल में वेक्टर नहीं बचा। ठीक है, ये केवल अब एक क्या है, एक डिस्टेंस है, इसलिए उसको हमने 2 पाई आर लिख दिया। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना है सर, वो म्यू नॉट इंटू आई है, क्योंकि अंदर से आई जा रहा है। तो देखो वही फॉर्मूला आ गया जो कि हमने याद किया हुआ है इन्फिनाइट वायर के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर। ठीक, तो ये हम बायो-सैवर्ट के नियम से भी प्रूव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम बायो-सैवर्ट के नियम से प्रूव, तो आपका सोलेनॉइड भी आता है, लेकिन उसके प्रूफ में नहीं जा रहे हम। सोलेनॉइड का फॉर्मूला याद कर लेना, एक आपका फाइनाइट सोलेनॉइड का तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला जो है वो हमारे काम का नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है। आपका जो सोलेनॉइड होता है वो कैसा होता है सर, इसके अंदर ना आपके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, इसके खुद की कोई लेंथ होती है। अगर हम n/l कर देते हैं तो उसको बोल लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसके पास कोई रेडियस होती होगी, स्मॉल r की वैल्यू आपकी l की वैल्यू के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, तो इसको एक आइडियल सोलेनॉइड कह देते हैं। ओके डन। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ये भी आप यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ से एक सर्किट बनाते हुए मतलब कि एक लूप बनाते हुए प्रूव करते हैं, और उसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ध्यान रखना यहाँ पर जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक, यहाँ अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो बाहर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा और अंदर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। ये होता है इनसाइड, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। उसी तरीके का ना टोरॉइड भी होता है। ठीक है, टोरॉइड कैसा होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, टोरॉइड जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे तो आपने सोलेनॉइड जो ऐसे लिखा होता है ना उसको ऐसे मोड़ दिया। ठीक, तो जो आपकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, वो ऐसे दिखाई देते हैं। इसके अंदर भी इसके इधर वाले पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बाहर जस्ट बाहर वाले पे भी 0 होता है,
लेकिन इसकी बॉडी के अंदर अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसकी बॉडी के अंदर अंदर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर मौजूद होती हैं, केवल अंदर अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, केवल अंदर अंदर ही होती है। उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो भी म्यू नॉट इंटू एन आई जैसा ही होता है जैसे सोलेनोइड का होता है। बस इस एन की जगह पर ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो कि क्लोजली पैक्ड भी होंगे, है ना, बहुत पास पास में पैक्ड होते हैं, अपॉन सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कितनी लेंथ आपने उसकी कवर करी है, सर उसकी जो लेंथ हमने यहाँ से कवर करी है वो कितनी है, 2 पाई आर। आर कौन सा लेंगे सर, इनसाइड वाला लेंगे, आउटसाइड वाला लेंगे, या फिर एवरेज लेंगे, तो बेटा एवरेज लेंगे, ठीक है। ये होता है आपका R1 प्लस R2/2, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, डन। जिसमें कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो हम कैसे लिखेंगे, R1 प्लस R2/2। ये भी आप ध्यान रख लेना, ये भी जेईई मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता, उसके आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। चलिए अब हम यहां पर एक करंट कैरिंग वायर के अंदर चलते हैं, ठीक है। बाहर का तो फॉर्मूला हमको पता है, ठीक। अगर एक करंट कैरिंग वायर होता है जिसको कभी कभी ये सिलेंडर भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर से पूरा पूरा बढ़िया करंट फ्लो हो रहा है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, हॉलो नहीं है ये अभी, ठीक है, ये पूरा पूरा सॉलिड है, ओके। और इसके अंदर पूरी बॉडी में से करंट फ्लो हो रहा है। सर जो टोटल करंट है वो कितना है, वो टोटल करंट है आपका आई, ठीक। ये भी बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार इसकी जो एक्सिस है, अंदर वाले पॉइंट पर और बाहर वाले पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होता है। अंदर वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय 2 जैसा आप मान लीजिए, ठीक है सर। जे वेक्टर क्या है सर, जे वेक्टर जो होता है वो होता है करंट डेंसिटी वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो आई अपॉन पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, अधिकतर आप देखोगे तो यहाँ पर आई और आर आपके परपेंडिकुलर हैं, तो इस क्रॉस की जगह पर हम यहाँ पर आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर साइन थीटा में 90 डिग्री को 1 कर देंगे, यहाँ पे म्यू नॉट नीचे की तरफ 2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ठीक। यहाँ पर इनसाइड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आर के स्मॉल आर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही हम बाहर निकल जाते हैं हमको पता है कि सर आउटसाइड वाला तो अभी अभी हमने एम्पियर सेकेंड लॉ से ही डिराइव किया था और वो था कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अगर इसका कोई हमको ग्राफ पूछ ले, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है आर, सॉरी, ठीक है, बी वर्सेस आर ग्राफ, तो पहले तो स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ सर, वो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। कब तक हुआ सर, जब तक कि हम सरफेस पे नहीं पहुंच गए। फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आता है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपके सरफेस पर आता है और वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर के बराबर। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कितने पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो सकता है अंदर और बाहर में, इनफाइनाइट। जैसे कि ये 2 पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड सेम, ये 2 पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड सेम, ये 2 पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड सेम, ठीक। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है कि अगर आप इनसाइड वाला R/2 ले लो और बाहर वाला 2R ले लो तो उन दोनों का जो आंसर आता है वो सेम आता है। चलो चेक करते हैं सेम आता है क्या, जल्दी से बताओ कि अंदर वाला फॉर्मूला क्या था सर। अंदर वाला फॉर्मूला था म्यू नॉट आई नीचे की तरफ 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर की जगह पर हम कैपिटल R/2 लिख देते हैं, ठीक है सर। इसकी जगह पर मैंने कैपिटल R/2 लिख दिया। कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर, ठीक है भाई सर। ये हो गया अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड एट R/2। 2R अगर बाहर वाले पे लगाएंगे तो सर बाहर वाले पर फॉर्मूला ये लगता है, और जब इस स्मॉल आर की जगह पर आपने 2R लिख दिया, सब लोगों को दिख गया होगा
कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2r करेंगे तो वो 4 पाई कैपिटल R बन जाएगा। क्या बात है सर, ये तो हमको याद रखना ही चाहिए। मैं आपको बता दूं लगभग हर साल जेईई मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ वो पॉइंट जो कि आधी रेडियस पर है और बाहर वाला वो पॉइंट जो कि सेंटर से डबल ऑफ द रेडियस पर है, उन दोनों जगह पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, सेम आता है। वैसे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये 2 स्पेशल पॉइंट है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है साहब। सर अब क्वेश्चंस हम थोड़े बहुत देखेंगे किस फॉर्मेट में दिया जाता है, तो बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 सर्कुलर कॉइल्स P and Q of the 100 टर्न्स ईच हैव द सेम रेडियस ऑफ द पाई सेंटीमीटर। ठीक है भाई, दोनों की रेडियस दे दी और दोनों जो टर्न्स हैं सर्कुलर कॉइल्स वो 100 टर्न्स हमको दे रखे हैं। द करंट इज in P and R is 1 ampere and 2 ampere, ठीक है रेस्पेक्टिवली। P and Q are placed with their planes mutually perpendicular, यानी कि एक अगर ऐसा है तो एक ऐसा है। ठीक, एक में करंट इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो, और एक में करंट इस तरह से जाएगा तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में हो। यानी कि अगर इसके सेंटर के बारे में बात करें, जो कि देख लो आप वही निकालने को बोला है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड खुद और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड का ही नाम है, ध्यान रख लेना। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स, तो हम इसकी वजह से B1 बोल सकते हैं, इसकी वजह से B2 बोल सकते हैं, और क्या हम यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? क्यों नहीं सर। B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू में हम म्यू नॉट आई अपॉन 2R वाला, क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है उसके हिसाब से म्यू नॉट आई अपॉन 2R वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? म्यू नॉट I2 अपॉन 2R। मैंने R सेम रखा है क्योंकि कॉइल की रेडियस सेम दे रखी है। ठीक है सर, I1 और I2 की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, अलग अलग ले लेंगे। क्या हम दो वेक्टर्स को जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं रिजल्टेंट निकालना नहीं आता? आता है सर, कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए, मैंने आपको बस यहाँ पर कैलकुलेशन मात्र के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू जो है, जैसे कि बोला गया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7c होती है, इसका हमको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कैसा है। इतने मीटर का करंट कैरिंग यहाँ पर हमको 3 एम्पियर का वायर दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर एक वायर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। सर ये तो आधा है, हमने तो पूरे का पढ़ा था। बेटा पूरे का पढ़ा है म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ठीक है ना। पूरे का पढ़ा है कितना सेंटर पर? सर म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो बताओ आधे का कितना हो जाएगा? सर इसका आधा हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसका आधे का म्यू नॉट आई अपॉन 2R का आधा। और अगर सर आर्क आई, तो कभी देखो, अगर कभी कोई आर्क आई इस तरीके से आपको यहां पर दे रखा है, कभी कोई आर्क आई, तो उसमें हमने जितना एंगल सबटेंड होगा ना 2 पाई के कंपैरिजन में, जैसे कि यहां पर 2 पाई पूरा है, यहां पर 2 पाई का आधा है, ठीक है पाई, यहां पर 2 पाई के कंपैरिजन में कितना है? थीटा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई हो जाता है। ठीक है भाई, ओके चलिए, ये सर ये भी रिवीजन हो गया। क्या हम इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द आर्क निकाल सकते हैं? हाँ, इस पॉइंट पर केवल और केवल आर्क का ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। कैसे? क्योंकि सर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं जनरेट करेगा, क्योंकि उसी वायर के ही सामने पॉइंट है। ठीक है साहब, ये भी जनरेट नहीं करेगा, ये भी उसी के ही पीछे की तरफ 180 डिग्री बनाकर ये भी जनरेट नहीं करेगा। सही, हमने रिवीजन किया है। यानी कि केवल इसकी वजह से होगा, और बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला लगा दूंगा, म्यू नॉट की वैल्यू डाल दूंगा, आई की वैल्यू डाल दूंगा, रेडियस की वैल्यू डाल दूंगा, तो काम खत्म हो जाएगा। राइट, तो आपने देखा कि इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं पर क्या होता है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आप बोल सकते हैं कि एक आपके पेपर लें, उसके अंदर काफ़ी फॉर्मूले आप लिख लें, जितने भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसको रिवाइज करें टाइम टू टाइम। राइट, और इसका भी आपको PDF मिलेगा, इससे भी रिवीजन करोगे तो ऑलमोस्ट गारंटी हम बोल सकते हैं कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस के अंदर अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में आने वाले हैं वो आपसे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैविंग अ करंट I flowing through it is bent into a circular coil। ठीक है भाई साहब,
कितने टन्स मार दिए उसके, n टन्स, देन इट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉल n टन्स। मतलब वायर तो सर एक ही था, एक में कैपिटल N नंबर ऑफ टन्स लिए और एक में स्मॉल n नंबर ऑफ टन्स लिए। The magnetic field is calculated at the center of the coil in both the cases. The ratio of the magnetic field in the first case to that of the second case. ठीक है, तो एक कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर की मान लेते हैं लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमने किया कितने टन्स है, n टन्स, उसकी रेडियस को क्या मान लिया, कैपिटल R। इधर की तरफ हमने क्या लिए, स्मॉल n टन्स, उसकी रेडियस को क्या मान लिया, स्मॉल r। ठीक है, मतलब इसमें न्यूमेरिकली में कम ज्यादा नहीं कर रहा, बस ये हमने बोल दिया वेरिएबल होंगे। ठीक, ये जो आपके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 पाई r इंटू n L होना चाहिए, बिल्कुल सर। और क्या यहां पर आपके स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न जो इस पर लपेट रखे होंगे, क्या उसको हम 2 पाई r का 1 टन होगा तो n टर्न्स होंगे, और जितनी भी लंबाई है उसी को ही तो लपेटा है, सिंपल सी बात। तो इसमें आपको स्मॉल n की वैल्यू स्मॉल r के टर्म्स में या स्मॉल r की वैल्यू n के टर्म्स में, जैसे कि कैपिटल R की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n और स्मॉल r की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। चलिए, इस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है म्यू नॉट इंटू n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनटू, मान लेते हैं कि आपकी आई की वैल्यू, क्या यहां पर आई हमने सेम दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आई इज फ्लोइंग, यानी कि इसमें आई की वैल्यू चेंज नहीं करी है। अपॉन कितना होता है सर, 2 इंटू कैपिटल आर। अब जब कैपिटल आर की वैल्यू लिखेंगे तो 1/n जैसा कुछ होगा, तो ये 1/n जैसा कुछ होगा, n ऊपर की तरफ जाएगा तो b विल बी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। क्या सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि b प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n स्क्वायर भी होगा, बिल्कुल। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N स्क्वायर, इसकी वजह से जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n स्क्वायर, और हम इसके अंदर कैपिटल N स्क्वायर और स्मॉल n स्क्वायर का जो आपका रेशो है, रेशो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट केस में कैपिटल N दिया हुआ था और सेकेंड वाले केस में स्मॉल n दिया हुआ था। बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर इसका रेशो निकाल लिया, कैपिटल N स्क्वायर इस टू स्मॉल n स्क्वायर। अच्छा लगा, राइट। अब मजा आ रहा है, क्वेश्चन जब होते हैं ना तब मजा आता है। पढ़ाई करते करते कई बार ऐसे ना फैटिक सा हो जाता है, दिमाग क्या ना ऐसा बंद सा जाता है, क्या कर रहे हैं, इसका क्या यूज है क्या नहीं है, ये सब फालतू की बातें कहीं ना कहीं पर दिमाग में चलने लगती है। सर थॉट्स फालतू थोड़ी ना होते हैं। देखो ऐसा है, अगर आपने टारगेट सेट किया हुआ है और उसके टारगेट के जो भी आपने सोचा है उसकी जगह पर आप कुछ और सोच रहे हो, तो उसको टारगेट के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फालतू ही बोला जाएगा, राइट। तो हमारा टारगेट क्या है, जेईई मेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना, उसी के लिए डेडिकेटेड रहना, ठीक है। हमारा जो ज्ञान है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। उसको आप बोल सकते हैं कि संजो के रखें, उसके साथ जुड़ के रखें, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से कवर करें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। सर अभी अभी पढ़ा था कि एक वायर होता है, उसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है, उसको सिलेंडर जैसे ही बोल सकते हैं। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड a/2 और 2a, ये तो टोटली सर नोट्स का सवाल हो गया। a/2 और 2a पे अभी अभी हमने निकाल कर देखा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, 1:1। अंदर की तरफ जो फॉर्मूला होता है वो आपका म्यू नॉट J क्रॉस R/2 के हिसाब से बताया, उसमें J की वैल्यू I/पाई कैपिटल R स्क्वायर डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद बाहर की तरफ म्यू नॉट I/2 होता है। लगा लोगे, पक्का, डन, ठीक है। रिवाइज करके अच्छे से लगा लेना, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं सर मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। हमने यहाँ पर पहले ही बातचीत कर ली है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है सर, वो कैपिटल M वेक्टर होता है। अगर हम एक लूप के बारे में बात करें तो लूप के लिए हम इसको I इंटू NA ले लेते हैं। अगर हम टॉर्क के बारे में बात करें तो इसको हम M क्रॉस B के हिसाब से बात कर लेते हैं, और इसको हम सर बिना साइन थीटा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन साइन थीटा लेना है ना, बिना साइन थीटा तो हमने याद कर लिया है बस, ठीक है साहब। ये जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। टॉर्क की वैल्यू कम मैक्सिमम होगी, कम मिनिमम होगी, वो सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं पर पता ही है। तो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। चलिए और देखें जरा, क्या हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट के भी क्वेश्चन है, बिल्कुल। स्ट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रिप है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमको क्या दे रखा है सर, उसका 44 एम्पियर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है भाई साहब।
इफ द स्ट्रिप इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा। तो देखो ये जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये I इंटू एन इंटू ए पर बेस्ड नहीं है। क्या हमने मैग्नेटिक मोमेंट पहले ये भी देख रहा है कि अगर आपकी एक स्ट्रेट कोई स्ट्रिप होगी, जैसे कि मैग्नेटिक स्ट्रिप हुई जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाली, तो इसके अंदर माइनस एम और प्लस एम के हिसाब से कैपिटल एम की वैल्यू एम इंटू एल हो जाती है। ये याद है आपको, ठीक है। अगर ये ऐसा कर्वेचर हो ना, कभी ऐसा कर्वेचर यहाँ पर हो माइनस एम, यहाँ पर हो प्लस एम, तो ये पूरी की पूरी लेंथ नहीं लेनी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो m इंटू ये वाला l वेक्टर ही काम में आएगा, ये पूरी की पूरी लेंथ काम में नहीं आएगी, ठीक है। इसको हम l वेक्टर बोलेंगे तो l वेक्टर काम आएगा। यही आपका कैपिटल M होता है, ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है भाई साहब। तो ये क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, स्ट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रिप हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, जब वो स्ट्रेट थी तब उसकी लेंथ मान लेते हैं l है, तो m इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, वो 44 के बराबर दे रखी है। इफ द स्ट्रिप इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप, इसी को इस सेमी सर्कुलर शेप में बेंट किया है, तो इसकी ये तो लेंथ l है, वो लेंथ की वैल्यू सर हम पाई आर कर देंगे, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी l अपॉन पाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी दूरी कितनी 2r हो जाएगी सर। तो यहाँ पर आपके कैपिटल M की वैल्यू कितनी होगी सर, m इंटू 2r, और r की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है कितनी, l अपॉन पाई। क्या m इंटू एल की वैल्यू मुझे पहले से 44 पता है, हाँ सर 44 इंटू 2 अपॉन पाई, इस तरीके का आंसर होना चाहिए। क्या पाई की वैल्यू को 22/7 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे हम इसको 22/7 लिखेंगे बड़ी आसानी से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, गॉट इट, डन। और देखिए और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ओहो सर हाँ, डाइपोल के बारे में जब बात करी थी तो हमने मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में भी बात करी थी। द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर इज गिवन बाय, ठीक है। जिस तरह से आपका पी वेक्टर होता है उसका डाइपोल क्या होता है सर, उसका डाइपोल होता है के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है साहब। उसी तरीके से अगर यहाँ पर एम वेक्टर होता है तो यहाँ पे के की जगह पर कितना सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह पर कितना सर, वो कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यस। तो ये इस तरीके का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है। इसकी वैल्यू बेटा हमको ऐसा यूनिट में दे रखी है टेस्ला मीटर के अंदर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू दे रखी है। क्या मैं इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्यों नहीं सर, ये कैलकुलेशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और कैसे क्वेश्चन हमारे पास हैं, अब मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, ईच टर्न का एरिया हमको दे रखा है, मतलब एक का एरिया है उसको ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट, बी की वैल्यू दे रखी है, डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज 0.05 रेडियन यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है। तो क्या क्या दे दिया सर, एन दे दिया, ए दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया सर, यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे दी, यहाँ पे करंट की वैल्यू दे दी। अरे सर ये तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे बिना साइन थीटा लगाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, है ना, BINA थीटा, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं फॉर छोटा एंगल, राइट। इज पास्ड थ्रू इट द टॉर्जनल कांस्टेंट C की वैल्यू बताएं। आज ही रिवाइज किया है भाई साहब, आज ही रिवाइज किया है कि जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो होती है बिना साइन थीटा में इधर लिख देंगे हम थीटा फॉर द स्मॉल एंगल्स, टॉर्क की वैल्यू होती है C इंटू थीटा, राइट। तो इसमें थीटा तो यूज होने वाला है भी नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, राइट, ठीक है। इसमें थीटा का कोई खास यूज है नहीं, है ना, क्योंकि हमको टॉर्जनल कांस्टेंट के बारे में बात करें, टॉर्जनल कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो C की वैल्यू डायरेक्टली B इंटू आई इंटू एन इंटू ए के बराबर हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड विद द टू क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल, दो क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल हमारे पास में है, ठीक है। उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स कंपेयर करने हैं, एक की रेडियस दे रखी है, दूसरे की रेडियस दे रखी है, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया हमको गिवन है, R इक्वल, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट ही बराबर है, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, I इंटू एन इंटू ए, ठीक। और हमसे पूछा क्या है, NA IA NB IB आर द नंबर ऑफ द टर्न्स एंड द नंबर ऑफ द एंड द करंट A एंड B, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इधर की तरफ A, इधर की तरफ A, और इस A की जगह पर हम बोल देते हैं पाई RA स्क्वायर, डन, ठीक है। दूसरे का बोल देते हैं कि सर वो IB इंटू NB इंटू पाई RB का स्क्वायर, डन, चलो ये भी डन।
बड़ी आसानी से हम ये देख सकते हैं कि एक की रेडियस जो है, एक की रेडियस वो 10 है, दूसरे की 20 है। जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो सर वो 4 टाइम्स ऑफ हम बोल सकते हैं 100 बन जाएगा। यहाँ पे तो 100 है, उधर की तरफ 400 से बन जाएगा, यानी कि वहां पर है कितना सर 4IBNB इज इक्वल्स टू IANA। इस तरीके का एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर कहाँ पर है सर, NAIA इज इक्वल्स टू 4NBIB। गॉट इट? ठीक कर सकते हैं। यानी कि सर अगर मैंने फॉर्मूले याद कर लिए तो अधिकतर क्वेश्चंस तो हम यहाँ पर कर ही लेंगे, उसमें हमको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम किस टॉपिक पर आ चुके हैं, इसके दूसरे पार्ट पे आ चुके हैं, जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, उसके साथ एसोसिएटेड है मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं, सब 3 लोग थे। पहला मैग्नेट, दूसरा मूविंग चार्ज, और तीसरा जो था वो था आपका करंट कैरिंग वायर, राइट। उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स कौन कौन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड बाय वही तीनों हैं, बिल्कुल वही तीनों जो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो महसूस भी कर सकते हैं। यानी कि आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो किस पे, आपके मैग्नेट के ऊपर, ठीक है भाई साहब। आप फोर्स एक्सपीरियंस करवा पाएंगे किसको, एक मूविंग चार्ज के ऊपर, ठीक है भाई साहब। और किसके ऊपर सर, करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगता है, हाँ। तो करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगता है। अच्छा, इसकी अगर प्रॉपर्टी देखें तो मैग्नेटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है और मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्क डन इन द क्लोज लूप के बारे में बात करें तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके ही द्वारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स ही अवेलेबल है, तो आप बड़ी आसानी से एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं। हालांकि एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में कम आता है, इलेक्ट्रो में ज़्यादा आता है। तो मैग्नेट कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है सर, जस्ट लाइक अ डाइपोल, जैसे कि P वेक्टर और E वेक्टर के अंदर बात करी थी वैसे। ये वाला जो पोर्शन है इस पर कोई खास प्रश्न नहीं आते हैं कि मैग्नेट के ऊपर फोर्स निकालें, लेकिन फिर भी आपको ये पता होगा कि P वेक्टर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हो तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस 0 होता है, राइट। लेकिन अगर वो ये यूनिफॉर्म के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल हो तो आपका जो डाइपोल होता है, जो हमने इलेक्ट्रो 1 वाले पार्ट में पढ़ा था, राइट, उसके अंदर आपका जो फोर्स होता है वो होता है P वेक्टर इंटू सर DE/dx, जैसा हमने लिखा था DE/dr कर सकते हैं। R जैसे जैसे चेंज हो रहा है या X जैसे चेंज हो रहा है, ये एक X का फंक्शन है मान लेते हैं, ये आपका फोर्स होता है ऑन दी डाइपोल। बस यहाँ पर क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर यहाँ पर क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड। P वेक्टर की जगह पर यहाँ पर क्या होंगे, M वेक्टर। यहाँ पर P वेक्टर की जगह पर क्या होगा, M वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो वो dB/dx से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कम ही आते हैं। अगर मूविंग चार्ज के बारे में बात करें तो रिसेंटली इस पर भी क्वेश्चंस कम हुए हैं, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, ठीक है भाई साहब, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है फॉर्मूला बेस्ड पॉइंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, राइट। तो अगर एक चार्ज है जो कि आप V वेक्टर से मूव करा रहे हो, खुद तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन खुद के मैग्नेटिक फील्ड से खुद पे फोर्स मत लगवा देना, ठीक है। ये तो वही हुई कि भाई हमने होमवर्क नहीं किया, हम खुद के थप्पड़ मार लिए, नहीं। टीचर चाहिए हमको, पेरेंट्स चाहिए, वो हमको थप्पड़ मारेंगे तो फिर हम जगेंगे, ठीक। खुद के थप्पड़ कौन मारता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चार्ज है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, खुद पे फोर्स नहीं लेना। खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, खुद पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लेना। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है भाई साहब, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा और मान लेते हैं कि उनसे कोई थीटा एंगल ये बना रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जैसा लगता है, ठीक है। V क्रॉस B के हिसाब से बात करेंगे तो अंदर की तरफ होगा, तो सर ये फोर्स हमेशा V क्रॉस B के प्रोपोर्शनल होगा, नहीं बेटा। यहाँ पर Q जो है वो भी साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा।
अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो फोर्स वेक्टर विल बी पैरेलल टू V क्रॉस B, राइट। अगर आपकी Q की वैल्यू नेगेटिव हुई तो फोर्स विल बी एंटी पैरेलल या अपोजिट टू V क्रॉस B। ठीक है भाई साहब, ओके। सर Q की वैल्यू 0 हो गई तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, अगर कोई न्यूट्रल चार्ज है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट पार्टिकल है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक, तो अगर आपको कोई बोल दे कि न्यूट्रॉन के ऊपर बताओ कि न्यूट्रॉन को हम प्रोजेक्ट करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर वो डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा? वो नहीं होने वाला डिफ्लेक्ट, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू उसके ऊपर क्या है? 0 है। सर अगर मैं कोई बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकता हूं तो वो डिफ्लेक्ट हो सकता है? हाँ, वो डिफ्लेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप किस डायरेक्शन में उसको भेज रहे हैं इससे भी मतलब है। जैसे कि वी वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में बात करें, इसका अगर मैग्नीट्यूड चेक कर लें तो क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। तो जब थीटा की वैल्यू आपके 90 डिग्री होगी तो ये क्यू वी भी हो जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री 180 डिग्री हुई तो इससे फोर्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, राइट। अच्छा ठीक, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स हो गए? सर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग सकते हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लॉरेंज फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लॉरेंज फोर्स बोल देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम लॉरेंज फोर्स कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिखेंगे? सर Q इंटू ई वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिखेंगे? सर Q इंटू वी क्रॉस बी से दिया जाता है। क्या ये कभी 0 हो सकता है मिलकर? हाँ, ठीक है, बहुत ही स्पेशल केस है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस है कि ये हमने क्या कर दिया, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। जब भी आपने किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 कर दिया तो वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा उस फील्ड से, ये बात तो तय है, क्योंकि फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। तो वो कब हो सकता है? तो वो तब हो सकता है जब क्यू ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी कि Q से Q हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम B क्रॉस V उल्टा लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि क्या ये चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं सर, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो भी कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी कट जाएगा, यानी कि इट इज दिस कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज। चार्ज भले पॉजिटिव हो, यानी इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, कोई भी हो, कोई भी आयन हो, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में होगा या वी क्रॉस बी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और मैग्नीट्यूड वगैरह तो हम यहाँ पे चेक कर ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा बी इंटू वी इंटू साइन थीटा, ठीक है। ऐसे में कभी कभी ये पूछ भी लेते हैं कि कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि ये सीधा का सीधा निकल जाए, अनडिफ्लेक्टेड कांस्टेंट वेलोसिटी निकल जाए, तो v की वैल्यू कितनी आती है? E अपॉन बी साइन थीटा। कितनी मिनिमम स्पीड यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि v और b के बीच में जो आपका एंगल आपको मिल रहा है उसमें साइन थीटा की वैल्यू को आप मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 कर सकते हैं। तो जब आपकी साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है तो v की वैल्यू हो जाती है कितनी? E बाई बी। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको वेलोसिटी सेलेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला जाता है। वेलोसिटी सेलेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि इस वेलोसिटी से अगर ये v वेक्टर b वेक्टर जो है आपस में पहले से 90 डिग्री पर है, इस वेलोसिटी से फेंकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो b क्रॉस v वाले डायरेक्शन में होता है, तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो लगातार चलता चला जाएगा और वो अनडिफ्लेक्टेड ही निकल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हमको पता लग गया। अगर हम एक करंट कैरिंग वायर के बारे में बात करें, अगर हम एक करंट कैरिंग वायर के बारे में बात करें, तो जो करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर क्या होता है? सर ये छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं कितना है, डीएल वेक्टर है, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है? सर इसके अंदर आई करंट जा रहा है, ओके। यहाँ पर कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है जिसमें वो प्रेजेंट हो,
तो जब इस पर हमने कैलकुलेशन किया तो इसके ऊपर फोर्स कितना आया, I इंटू डी एल क्रॉस बी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये एक छोटा सा वेक्टर, डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में लिया जाता है? सर डीएल वेक्टर लिया जाता है करंट के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर हमको कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग सकता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड सा कर दें तो ये हो जाएगा I इंटू डी एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। सर इसमें भी अगर थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाएगी तो मैक्सिमम हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन अगर पैरेलल हुआ तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एंटी पैरेलल हुआ तो भी नहीं लगेगा। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो सर परपेंडिकुलर हुआ तो बढ़िया फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जब 90 डिग्री होगा तो इसके ऊपर छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो I इंटू डी एल इंटू बी होगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा, और वो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, I इंटू एल इंटू बी। अगर यहाँ पर कोई एंगल होता तो ये कितना बन जाता, सर ये होता I इंटू एल। डीएल वेक्टर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एल वेक्टर लिख देते हैं क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आपका नेट फोर्स। ये फॉर्मूला याद कर ले, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा सर? डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन में होगा जो कि डीएल क्रॉस बी से देगा, क्योंकि करंट तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे माइनस से मत रख देना। तो यहाँ पर जिसका जो डायरेक्शन है एनकैप डायरेक्शन जो हम बोल सकते हैं, एल क्रॉस बी वाले डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर कोई एल वेक्टर होगा, ये डीएल, या फिर ये ऐसे होगा। अच्छा, ये अगर मुड़कर भी होगा ना, ये आपका टेढ़ा मेढ़ा वायर भी हुआ, ए से लेकर बी चलेगा, तो भी आप देख सकते हो डीएल 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 जुड़ कर यही वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई रैंडम वायर भी हुआ, एक सेमी सर्कुलर वायर भी हुआ, तो मैं तो उन दोनों एंड्स को बस ज्वाइन करके एक वेक्टर लिख दूंगा। ठीक है सर, लिख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड दे दो, मैग्नेटिक फील्ड दे दो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख देंगे, आई की वैल्यू दे दो, आई की वैल्यू दे दो, थीटा की वैल्यू दे दो, ले भाई फोर्स निकाल ली। बड़ा ही आसान, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये आपके फोर्सेस हैं। अच्छा, अगर दो इन्फिनाइट वायर सामने रख देते हैं तो यहां पर आपके बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, याद भी रखना है आपको। दो इनफाइनाइट वायर्स अगर यहां पर रख देते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वहां पर देखेंगे तो आई क्रॉस आर अंदर की तरफ, सर यहां पर अंदर 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 मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, कितना होगा भाई सर? वो म्यू नॉट आई 1/2 पाई, इनके बीच की जो दूरी है मान लेते हैं डी, ये ले भाई। ठीक है भाई साहब। अच्छा, यहां पर ये जो आपके छोटे छोटे आपके डी एल वेक्टर बोल सकते हैं, इधर की तरफ डी एल वेक्टर, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सर किधर की तरफ लगेगा? अगर ये एल क्रॉस बी देखोगे तो वो किधर लगा है? इधर की तरफ, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो अट्रैक्ट कब करते हैं दो वायर्स? जब दोनों डायरेक्शन में आपके करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो? सेम हो। ठीक है, अगर अपोजिट होंगे तो वो रिपेल कर देंगे, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर फोर्स कैसे निकालेंगे? इस पर बेटा फोर्स निकालेंगे DF इज इक्वल्स टू आई। अब इस वाले का आई देखना पड़ेगा। मान लेते हैं इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो I2 है, इस वाले का ही DL लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये है DL। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसकी लेनी पड़ेगी? सर वो एक्सटर्नल वाले की लेनी पड़ती है, जो कि कितना है? म्यू नॉट आई 1/2 पाई डी के बराबर। ठीक है, इस DL को उठा के इधर ले जाएंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी I1 इंटू I2। ठीक है, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। यहीं से ही एम्पियर की डेफिनेशन भी बनती है दोस्तों, कि अगर इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाए तो वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से कैंसिल होगा। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो जाए और जो आपके करंट है वो सेम हो जाए, तो ये जो सेम करंट की वैल्यू आती है उसको 1 एम्पियर बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे? I²। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा? वो भी 2 इंटू 10⁻⁻7। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो I² की वैल्यू 1 आएगी, 1 यूनिट। उस यूनिट को ही एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो अगर डी की वैल्यू 1 हो जाए, इस फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो जाए, और I1 और I2 दोनों के दोनों बराबर हो जाए, तो जो आपका आंसर आता है उसको क्या बोला जाता है? 1 एम्पियर।
उसको 1 एम्पियर बोला जाता है। ठीक है भाई साहब, ये भी चीज हम संभाल लेंगे। क्या हम इस तरीके से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा, टॉर्क कैलकुलेट करना पहले ही सीख चुके हैं सर। कोई भी लूप वगैरह दे रखा होगा ना, तो उसके अंदर एम वेक्टर लेंगे, बी वेक्टर लेंगे, एम क्रॉस बी से हम उसके ऊपर टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्लोज लूप दे दूं और उसके अंदर करंट दे दूं और मान लेते हैं कि उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में दे दूं, तो पहले तो बताऊं कि एम वेक्टर किधर होगा। सर आपने बताया था कि इसके परपेंडिकुलर ए वेक्टर लेते हैं, तो इसमें अंदर की तरफ एम वेक्टर होगा। तो एम वेक्टर और बी वेक्टर से सर टॉर्क तो आ जाएगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है सर? एम क्रॉस बी होती है। ठीक है भाई साहब, फोर्स की वैल्यू 0 क्यों हो जाएगी सर? एक पॉइंट से चलते चलते डीएल वेक्टर जुड़ते 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 वापस से यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप के लिए ध्यान रखना है हमेशा, क्लोज्ड लूप के लिए आपका जो डीएल वेक्टर का सम है वो 0 हो जाता है। इसीलिए ही वो जो एल वेक्टर लिया था ना अपने, वो 0 हो जाता है। इसीलिए उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू जो हम आई इज इक्वल टू एल क्रॉस बी लिखते हैं, याद है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ध्यान रखना है सर। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आप ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो ये डीएल क्रॉस बी होगा वो डायरेक्टली बार बार आपका जो बी वेक्टर है वो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों वेरिएबल हो जाएंगे तो नहीं काम कर पाएंगे। जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही दिया जाएगा, नीड नॉट टू वरी। तो यहाँ पर आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप में बोलना पड़ेगा, यूनिफॉर्म फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, क्लोज्ड लूप के अंदर फोर्स की वैल्यू हमेशा सदा ही 0 होती है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू हो सकती है। टॉर्क 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है भाई साहब, ओके सर, ये चीज हमने समझ ली। किस तरह क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं? एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर उसी के एक्सिस के अलोंग भेजोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के अलोंग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड और वी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, क्योंकि फोर्स होता है कितना? Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर हम सोलेनॉइड बनाते हैं तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस के अलोंग ही होता है, राइट। अगर किसी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में भेजेंगे तो वी और बी पैरेलल हो जाएंगे, और वी और बी पैरेलल हो जाएंगे तो उसके ऊपर कोई लगने वाला फोर्स नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर फंडामेंटल क्लियर हो और हमको कुछ फॉर्मूले याद हों इस चैप्टर के, तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ द स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। ठीक है भाई, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो किसी गिवन स्पेस से जा रहा है और वो अपनी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं करता। वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 यानी कि 4 यानी कि नेट फोर्स उसके ऊपर 0। ठीक है भाई, if E vector and B vector represent the electric and the magnetic field respectively, then the region space में है उसके ऊपर क्या हो सकता है, वहां पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो प्रोटॉन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी बोल देंगे ना तो आपका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना ही उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक, चलिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 0 हो? बिल्कुल, तो फिर तो कोई फोर्स लगना है ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो? हाँ सर, अभी अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो गए तो फिर हम बोल सकते हैं पक्की बात है कि उसके ऊपर ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड 0 होते ही आपका Q इंटू ई वेक्टर और जो Q इंटू वी क्रॉस बी है उसमें होगा क्या? ये Q इंटू वी क्रॉस बी वाला तो हो जाएगा नेट फोर्स आपका 0। ये QE 0 नहीं हो पाएगा, ये QE 0 नहीं हो पाएगा। अगर ये आपका नॉन जीरो है तब तो सर फोर्स की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो पाएगी, फिर तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है।
क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो, यानी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स जो लॉरेंस फोर्स है मिलकर जीरो हो सकता है? सर हाँ, अभी अभी हमने बात करी थी कि ई वेक्टर का डायरेक्शन अगर वी क्रॉस वी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ऐसा पॉसिबल है, यानी कि फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि 1 2 4। क्या हमारे पास कुछ ऑप्शन ऐसे मौजूद हैं? 1 2 3 नहीं, 1 2 4 नहीं, 1 2 4, ये लो भैया, डन डन। ठीक है, यहाँ पे चीजें हमको काफी ज्यादा समझ में आने लगी हैं। आई होप सो आपको अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं, a charge particle moving in the magnetic field B has the components of the velocity along B as well as perpendicular to B. The path of the charge particle will be. अगर हम पाथ के बारे में बात करें, पाथ के बारे में चर्चा करें, तो चलो आपको मैं नोट्स रिवाइज कराता हूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी V वेक्टर से एंटर होता है और वो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, तो V क्रॉस B से ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगेगा तो ये इस तरह से ऐसा टर्न होता जाएगा, जैसे जैसे V चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका ये देखो अंगूठे का डायरेक्शन भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि V क्रॉस B ये यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ आता है। कब आता है? जब आपने इनिशियल वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, ठीक है। V इनिशियल वेक्टर अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो क्या आता है? सर्कुलर पाथ आता है। इसका रेडियस भी कैलकुलेट करने को आता है, वो रेडियस की वैल्यू आप लिख लें mu लिख सकते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी को u बोल देते हैं, mu/qb, ठीक है। इसका रेडियस का भी कैलकुलेशन होता है। कैसे आता है? वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसको जो हम q इंटू वी इंटू बी लिखेंगे या u इंटू बी लिखेंगे, उसी को ही mv²/r लिखकर हम r की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, सर मैंने ये चीज़ सीख ली है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपकी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली आपका एंटर करता है तो वो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर वो टेढ़ा एंटर होता है, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है, ठीक है, इधर की तरफ आपका u वेक्टर है, इधर कोई एंगल थीटा है, इसके पास एक ऐसा डायरेक्शन है कि एक कंपोनेंट u cos थीटा वाला वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। सर इस वाले वेक्टर का तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जो कि b वेक्टर के पैरेलल है, और b वेक्टर के जो पैरेलल वेलोसिटी होगी वो v क्रॉस b के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो ये u sin थीटा है वो तो परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, तो u sin थीटा वाला जो वेक्टर है, अगर मैं उस वेक्टर को b वेक्टर से क्रॉस लेता हूं तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है। मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर ये इधर की तरफ आ रहा था, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा था और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये क्या होगा कि अब ये अंदर की तरफ जाने की कोशिश करे इस तरह से, ठीक है, और फिर आगे भी क्यों जाएगा? सर वो आगे तो इसलिए जाएगा क्योंकि ये वाला कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है। तो ये जो पाथ आता है ना, ये इस तरह से जलेबी वाला पाथ जो आता है, इसको हेलिकल पाथ कहते हैं, ठीक है, इस पाथ को क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। और इसी पर ही बेस्ड क्वेश्चन हमने यहां पर आपके सामने लिया था, ठीक है, इससे पहले ये रहा, ठीक। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैज द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द बीबी है एज वेल एज द परपेंडिकुलर है। तो बताइए पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगा? सर ये केवल सर्कुलर पाथ नहीं होगा, सर ये होगा जलेबी वाला पाथ, यानी कि हेलिकल पाथ, ठीक। हेलिकल पाथ विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपकी जो एक्सिस है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी? नहीं सर, एक्सिस मतलब जैसे ये ऐसे जा रहा है तो वो एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है, ठीक। हेलिकल पाथ विद द एक्सिस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, यस, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू पार्टिकल सेक्शन बाय हैविंग द इक्वल चार्जेस आर बीइंग आइसोलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से आइसोलेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है Q इंटू डेल्टा V वो भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स भी क्या है? सेम है। देयर आफ्टर दे एंटर दी नॉर्मली एंटर रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ बताते हैं, और उनकी रेडियस कितनी हो जाती है? उनकी रेडियस हो जाती है R1 और R2।
तो बताइए उनके मास रेशो क्या है, बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्यों? जैसे R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वो mu/qv हो जाएगी। mu का मतलब क्या हो गया सर, वो मोमेंटम हो गया। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, पर काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की सेम चल रही है, तो इसमें R1 है तो इसमें m1 कर देंगे। q भी दोनों का सेम है। R2 के बारे में बात करें तो सर R2 भी इस तरह का हो जाएगा, √2m2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन qv, दोनों तरफ स्क्वायर करके m1 और m2 का रेशो निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हटाकर हम यहाँ पर वैल्यू निकाल पाएंगे, नॉट अ वेरी बिग डील। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है। ये तो एक रॉड सी कुछ दे रखी है, एक कंडक्टिंग हम बोल सकते हैं कि वायर हमको दे रखा है। यहाँ पर कोई स्प्रिंग बना रखी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। अगर करंट फ्लो करवा दिया तो क्या होगा, अगर करंट फ्लो करवा दिया तो इस पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स किससे बैलेंस हो सकता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से करवा सकते थे, स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट होगा तो स्प्रिंग फोर्स से करवा सकते थे। चलो इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्ट्रेट वायर AB ऑफ मास 40 ग्राम and length 50 centimeter is suspended by a pair of the flexible leads in a uniform magnetic field of the magnetic। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू मिल गई, इसकी खुद की लेंथ मिल गई, उसका मास हमको मिल गया as shown in the figure। The magnitude of the current required in the wire to remove the tension in the support lead। इसके अंदर टेंशन रिमूव करनी है, यानी कि यहाँ से कोई टेंशन नहीं लगना, यानी कि नीचे की तरफ कौन से फोर्स लग रहे होंगे, mg। और अगर हम यहाँ पर करंट के बारे में बात करें तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा सर, वो I इंटू एल इंटू बी हो जाएगा। इस ILB को किसके बराबर कर देंगे, mg, तो I इंटू एल इंटू बी इज इक्वल टू mg। बड़ी आसानी से हम यहाँ पर m की वैल्यू को kg में कन्वर्ट कर देंगे, g की वैल्यू लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर I की वैल्यू निकाल लेंगे। डन। इस तरीके से हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फोर्स के क्वेश्चंस कैसे यहाँ पर होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से मैग्नेटिक फील्ड देख लिया है, तरह तरह के उसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख लिए, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट है और AC वाला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये वाला पार्ट कैसा लगा आपको, जो हम डिटेल में गए, जो हम कॉन्सेप्ट में गए, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, चैनल पे बने रहना। मोशन आपकी पूरी हेल्प कर रहा है रीस्टार्ट 2.0 के अंदर। हम 2025 के अंदर जो अप्रैल के अटेम्प्ट के अंदर JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार बने रहिए, ठीक है, ओके। और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट मिल रहा है वो बेहतरीन कंटेंट है, उनका भी फायदा हो जाएगा, राइट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।